17 मई 1998 की सुबह दुनिया अभी भारत के रेगिस्तान में हुए धमाकों की गूंज से बाहर भी नहीं आई थी कि राजधानी नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक की एक बंद कमरे वाली मीटिंग में अचानक एक ऐसा संदेश पहुंचा जिसने वहां बैठे अधिकारियों के चेहरों का रंग बदल दिया। संदेश छोटा था लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा था। सीमा पार भारत के पश्चिमी मोर्चे पर कुछ असामान्य हलचल दर्ज की गई थी। सेना की कुछ इकाइयां तेजी से आगे बढ़ रही थीं। समाचार चैनलों पर अचानक बढ़ी गतिविधि ने यह संकेत दिया कि शायद जवाबी तैयारी शुरू हो चुकी है। आज हम इसी कहानी पर चर्चा करेंगे, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दें। कुछ दिन पहले ही भारत ने पोखरण 2 के जरिए दुनिया को चौंका दिया था। 5 परमाणु परीक्षणों ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिला दिया था बल्कि दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भी पूरी तरह से बदल दिया था। लेकिन उस सुबह सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि दुनिया क्या कहेगी, बल्कि ये था कि क्या सीमा पर युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी है। कमरे में बैठे अधिकारियों के सामने नक्शे खुले थे, संचार रिपोर्टें लगातार आ रही थीं और हर नई सूचना ये संकेत दे रही थी कि आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये केवल सैन्य दबाव नहीं बल्कि वास्तविक हमला साबित होता तो स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती थी। दोनों देशों के पास परमाणु क्षमता थी, इसलिए कोई भी छोटी गलतफहमी बड़े संकट में बदल सकती थी। इसी क्षण भारत के सामने सबसे कठिन चुनौती थी, क्या जवाब दिया जाए, कैसे दिया जाए और कितना दिया जाए। भारत ने उस समय जो किया वही इस पूरी कहानी को असाधारण बनाता है। सामान्य परिस्थितियों में सीमा पर ऐसी हलचल का जवाब भारी सैन्य तैनाती से दिया जाता ताकि सामने वाले को स्पष्ट संकेत मिले कि भारत तैयार है। लेकिन यहाँ फैसला अलग लिया गया। सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई गई, निगरानी मजबूत की गई, कुछ सैन्य इकाइयों को सक्रिय किया गया, लेकिन सब कुछ नियंत्रित स्तर पर रखा गया। ऐसा कोई दृश्य नहीं बनने दिया गया जिससे लगे कि भारत स्वयं आक्रामक तैयारी कर रहा है। यही पहली रणनीतिक चाल थी। अगर भारत उसी तीव्रता से प्रतिक्रिया देता तो तनाव तेजी से बढ़ सकता था और शायद सामने वाला देश भी अपने अगले कदम को आक्रामक रूप देता। भारतीय रणनीतिक नेतृत्व समझ चुका था कि सामने वाला केवल सीमा पर सैनिक नहीं बढ़ा रहा बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी बना रहा है। उद्देश्य यह था कि भारत या तो डर जाए या जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा ले जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वही दोषी ठहराया जाए। लेकिन भारत ने धैर्य चुना। इस धैर्य के पीछे केवल राजनीतिक इच्छा नहीं थी बल्कि एक गहरी इंटेलिजेंस असेसमेंट काम कर रही थी। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार सीमा पार की गतिविधियों को परत दर परत समझ रही थी। केवल सैनिकों की मूवमेंट देखना पर्याप्त नहीं था, ये जानना जरूरी था कि मूवमेंट के पीछे इंटेंशन क्या है। क्या हमला सच में प्लान्ड है या केवल प्रेशर बिल्डअप है। रेडियो इंटरसेप्ट में कुछ कोड पैटर्न्स बदले थे, लेकिन उनमें फुल स्केल वॉर कोऑर्डिनेशन जैसी स्पष्टता नहीं थी। कुछ सैन्य वाहनों की गतिविधि थी, लेकिन सप्लाई लाइंस उतनी मजबूत नहीं दिख रही थी जितनी वास्तविक युद्ध तैयारी में होती हैं। कुछ एयरफील्ड सक्रिय थे, पर वहां कॉम्बैट रेडीनेस की इंटेंसिटी सीमित थी। इसका मतलब था कि तैयारी दिखाई जा रही है पर हमला अभी निश्चित नहीं है। भारत ने यही सबसे महत्वपूर्ण बात समझी। हर सैन्य मूवमेंट युद्ध का संकेत नहीं होती, कई बार वो केवल पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है। अगर इस स्तर पर गलती हो जाती तो हालात बदल सकते थे। यही वजह थी कि डिसीजन मेकर्स ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर रिएक्शन नहीं दिया। हर रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया गया, हर सैटेलाइट इनपुट को इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट से मिलाया गया और हर मिलिट्री सिग्नल को डिप्लोमैटिक कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा गया। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थिति उतनी ही जटिल थी। परमाणु परीक्षणों के तुरंत बाद यूनाइटेड स्टेट्स सहित कई देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए थे। दुनिया के बड़े देश लगातार सवाल उठा रहे थे कि भारत में अचानक इतने बड़े कदम क्यों उठाए। ऐसे समय में अगर सीमा पर सैन्य एस्केलेशन दिखती तो भारत पर दबाव कई गुना बढ़ सकता था। इसलिए नई दिल्ली ने अपने डिप्लोमैटिक कम्युनिकेशन को बेहद सावधानी से इस्तेमाल किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने एग्रेसिव लैंग्वेज से बचते हुए केवल इतना स्पष्ट किया कि भारत किसी भी कॉन्फ्रंटेशन की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। यही वो मोमेंट था जब भारत ने पहली बार अपने न्यूक्लियर पोस्चर को डिफेंसिव फ्रेमवर्क में पेश करना शुरू किया। ये क्षमता हमला करने के लिए नहीं, डेटरेंस यानी हमले को रोकने के लिए है। इस नैरेटिव ने धीरे धीरे दुनिया की धारणा बदलनी शुरू की। अब फोकस केवल टेस्ट्स पर नहीं रहा बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी पर भी आने लगा। भारत ने इस नैरेटिव शिफ्ट को बहुत केयरफुली बिल्ड किया। यही इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की असली भूमिका सामने आई। उस दौर में आज जैसी इंस्टेंट डिजिटल मीडिया नहीं थी, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्टिंग बेहद प्रभावशाली थी। भारत ने चुनिंदा ब्रीफिंग्स के जरिए यह सुनिश्चित किया कि बाहर जाने वाला संदेश संतुलित हो। भारत शांत है लेकिन कमजोर नहीं। कोई युद्धोन्मादी बयान नहीं, कोई अननेसेसरी मिलिट्री डिस्प्ले नहीं, कोई ऐसा संकेत नहीं जिससे पैनिक पैदा हो। इसी बीच भारतीय एजेंसीज को यह भी समझ आने लगा कि सीमा पार के भीतर भी पूर्ण स्पष्टता नहीं है।
वहां प्रेशर था कि भारत के न्यूक्लियर कदम का जवाब दिया जाए, लेकिन फुल मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का रिस्क भी समझा जा रहा था। आर्थिक स्थिति सीमित थी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव वहां भी मौजूद था और तत्काल युद्ध उनके लिए भी आसान विकल्प नहीं था। यानी विरोधी की प्लानिंग में कॉन्ट्रडिक्शन था, दिखाना कुछ था, करना कुछ और संभव था। भारत ने इसी कॉन्ट्रडिक्शन को टारगेट किया। जब सामने वाला चाहता था कि भारत इमोशनल रिएक्शन दे, तब भारत ने कैलकुलेटेड साइलेंस रखा। यही वो क्षण था जब प्लानिंग टूटने लगी। इसके बाद बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हुई। कुछ फ्रेंडली देशों के माध्यम से संदेश पहुंचाया गया कि भारत एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन किसी भी मिसकैलकुलेशन का जवाब देने में सक्षम है। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे सामने वाले को समझ आया कि भारत डिफेंसिव पोस्चर में है, लेकिन भ्रमित नहीं है। यानी अगर प्रेशर स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाया गया तो उसका परिणाम नियंत्रित नहीं रहेगा। सीमा पर कुछ दिनों तक तनाव बना रहा। रिपोर्टें आती रहीं, गतिविधियां जारी रहीं, लेकिन धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होने लगी। कुछ यूनिट्स पीछे हटने लगी, कम्युनिकेशन वॉल्यूम नॉर्मल होने लगा और वो इमीडिएट थ्रेट परसेप्शन घटने लगा जिसने शुरुआती दिनों में दिल्ली को अलर्ट किया था। ये किसी एक बयान या एक मीटिंग का परिणाम नहीं था, बल्कि कई स्तरों पर साइमल्टेनियसली चल रही स्ट्रैटेजी का असर था। कंट्रोल्ड मिलिट्री रेडीनेस, प्रिसाइज इंटेलिजेंस रीडिंग, डिप्लोमैटिक मैसेजिंग और नैरेटिव कंट्रोल। इस पूरे दौर में सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि भारत ने रिएक्शन के बजाय टाइमिंग को प्राथमिकता दी। कई युद्ध इसलिए शुरू हो जाते हैं क्योंकि दोनों पक्ष एक दूसरे की मूवमेंट को गलत पढ़ लेते हैं, लेकिन यहां भारतीय नेतृत्व ने हर संकेत को लेयर्ड तरीके से समझा। अगर केवल मिलिट्री लेंस से देखा जाता तो भारी मोबिलाइजेशन होती। अगर केवल पॉलिटिकल प्रेशर देखा जाता तो शायद इंटरनेशनल कंसेशन दिया जाता। अगर केवल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म देखा जाता तो पॉलिसी डिफेंसिव हो सकती थी। लेकिन यहाँ चारों डायमेंशंस साथ में पढ़े गए: मिलिट्री, इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। यही मैच्योरिटी थी जिसने कॉन्फ्रंटेशन को एस्केलेशन बनने से रोका। बाद में फरवरी 1999 में लाहौर डिक्लेरेशन के तहत अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत कॉन्फिडेंस के साथ पीस इनिशिएटिव ले सकता है। लेकिन उस कॉन्फिडेंस की जड़ें उन्हीं दिनों में थीं जब सीमा पर तनाव के बावजूद पैनिक नहीं होने दिया गया था। इतिहास में अक्सर युद्ध जीतने वालों की चर्चा होती है, लेकिन कुछ जीतें ऐसी होती हैं जहां युद्ध होने ही नहीं दिया जाता। ये वही क्षण था। कोई मिसाइल नहीं चली, कोई टैंक सीमा पार नहीं गया, कोई औपचारिक युद्ध घोषित नहीं हुआ, फिर भी एक स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रंटेशन भारत ने अपने पक्ष में मोड़ लिया। विरोधी की प्लानिंग क्या थी? भारत पर प्रेशर बनाना, उसे नर्वस करना, इंटरनेशनल आइसोलेशन बढ़ाना और शायद उसे जल्दबाजी में ऐसी स्थिति में ले जाना जहां उसकी डिप्लोमैटिक पोजीशन कमजोर हो जाए। लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने संयम दिखाया, रेडीनेस बनाए रखी और सबसे महत्वपूर्ण, अपने फैसले तथ्यों पर टिकाए। यही कारण है कि उस दौर की ये कहानी केवल न्यूक्लियर टेस्ट्स की नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की भी कहानी है। असली शक्ति केवल हथियारों में नहीं होती, असली शक्ति ये समझने में होती है कि कब उनका इस्तेमाल न करके भी जीत हासिल की जा सकती है। कई बार इतिहास बंदूक की आवाज से नहीं, बल्कि उन शांत कमरों में लिए गए फैसलों से बदलता है जहां बाहर की दुनिया को कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन आने वाले वर्षों की दिशा वहीं तय होती है।